हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर, चैप्टर नंबर 2, सॉल्यूशन, क्लास 12। वेपर प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है? वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम फेज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। दैट मीन्स कि वेपर प्रेशर वो वाला प्रेशर होता है जो लिक्विड सरफेस के ऊपर एक्सर्ट किया जाता है वेपर्स के थ्रू, जब वो इक्विलिब्रियम में होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब हम इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए हमने एक क्लोज्ड कंटेनर लिया है, इसको यहाँ से कर दिया क्लोज। इसके अंदर हमने वाटर को लिया है और इसको बॉयल करना स्टार्ट किया है। जब हमने वाटर को बॉयल करना स्टार्ट किया तो होगा क्या? यहाँ से वाटर के वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे। वाटर के वेपर्स बनेंगे। अगर ये कंटेनर क्लोज्ड नहीं होता तो वेपर्स बनते बाहर जाते, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही बोला है कि यहाँ पे हम अपने कंटेनर को क्लोज्ड रखेंगे। दैट मीन्स कि जो वेपर्स गई है वो यहाँ पे जाके स्ट्राइक होंगी। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही है। तो ये जो वेपर्स यहाँ से जाएंगी वो इस के ऊपर ऐसे चिपकेंगी और चिपकने के बाद थोड़ा टाइम बाद वो क्या आएंगी? वाटर की ड्रॉपलेट्स बन के वापस से वाटर के सरफेस पे आके गिरेंगी। ये जब वो यहाँ से नीचे से ऊपर गई और ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हो गई, दैट इज आवर इक्विलिब्रियम फेज। इक्विलिब्रियम फेज पे क्या हुआ कि जो वाटर की वेपर्स थी वो यहाँ से बनी, यहाँ पे जाके चिपकी और दोबारा से वाटर की ड्रॉपलेट्स बन के इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। जो ये वाले ड्रॉपलेट्स आती हैं ऊपर से वापस से, कि वाटर के इस सरफेस के ऊपर कुछ एक ऐसा प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, दैट इज नोन एज आवर वेपर प्रेशर। तो उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। दोबारा बताते हैं कि जब हमने वाटर को एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर लिया तो हमने जब वाटर को बॉयल करना स्टार्ट किया, वाटर बॉयल हुआ यहाँ से, तो वाटर के वेपर्स बन के यहाँ पे जाके चिपके। यहाँ पे चिपकने के बाद वो दोबारा से वाटर के ड्रॉपलेट्स बन के इसकी सरफेस पे ऊपर वापस से आते हैं और जो वापस से आते वक्त ये ड्रॉपलेट्स इस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, दैट इज आवर वेपर प्रेशर। अभी देखो हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इस वाले प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फर्स्ट फैक्टर इज आवर नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए कई बार क्या होता है कि जब हमने इसके अंदर, अभी तो हमने बोला था कि इसके अंदर हमने वाटर लिया, तो वाटर की बजाय कोई और भी लिक्विड हो सकता है। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा होगा कि हमने इसके अंदर कैसा लिक्विड लिया है। मान लीजिए हमने कोई ऐसा लिक्विड ले लिया जो बॉयल ही ना होके दे। मान लीजिए हमने कोई ऐसा लिक्विड दे दिया जो थोड़ी सी हीटिंग पे ही बॉयल करना शुरू कर दे। तो फर्स्ट फैक्टर होएगा नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे 2 कंटेनर लिए हैं। एक के अंदर हमने लिया है वाटर, दूसरे के अंदर हमने लिया है केरोसिन ऑयल। हमने इसके अंदर वाटर लिया है, इसके अंदर केरोसिन ऑयल लिया है। अब हम देखेंगे कि कौन से कंटेनर के अंदर, ये हमारा कंटेनर ए है, ये हमारा कंटेनर बी है। अब हमें देखना है कि कौन से कंटेनर के अंदर जो हमारे वेपर्स हैं वो जल्दी बनेंगे। तो हम देखेंगे इसके अंदर हमारे पास वाटर, इसमें केरोसिन ऑयल। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा बी कंटेनर है उसके वेपर्स जल्दी बनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो वाटर जो होता है, वाटर के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर होती है। दैट मीन्स यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है और जब हम इसको हीट करना शुरू करते हैं, ये जाके कहीं 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना स्टार्ट करता है। लेकिन जो केरोसिन ऑयल है इसके अंदर कोई ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और जब जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वहाँ पे वेपर्स बड़ी जल्दी बन जाएंगे। दैट मीन्स कि केरोसिन ऑयल थोड़ी सी हीटिंग के बाद ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर जो होता है ये जल्दी से बॉयल होना स्टार्ट नहीं करता। दैट मीन्स
कि जो वो वेपर्स बनेंगे वो केरोसिन ऑयल के बड़े जल्दी बन जाएंगे लेकिन वाटर के बहुत कम बनेंगे। हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि जिन मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उनके वेपर्स बहुत जल्दी बनेंगे, और केरोसिन ऑयल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है तो इसके वेपर्स बड़े इजीली बन जाते हैं। इसका मतलब हम एक रिलेशन बोल सकते हैं यहाँ पे कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। दैट मीन्स कि जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, दैट इज आवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उनके वेपर्स कम बनेंगे, जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उनके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। तो इस एग्जाम्पल में केरोसिन ऑयल के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, दैट मीन्स उसके वेपर्स इजीली बन जाते हैं। तो नेक्स्ट इज आवर, जो नेक्स्ट फैक्टर इसको अफेक्ट करता है दैट इज आवर टेम्परेचर। टेम्परेचर का तो एक सिंपल सा फंडा है लिक्विड्स के केस में, टेम्परेचर को जितना हम ज़्यादा इंक्रीज करते हैं उतने ज़्यादा उसके वेपर्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने दो कंटेनर लिए हैं, अगेन एक कंटेनर ए दूसरा कंटेनर बी। मान लीजिए इसके अंदर भी वाटर है, इसके अंदर भी वाटर है। हमने जो इसका टेम्परेचर है दैट इज आवर 40 डिग्री सेल्सियस और जो इसका टेम्परेचर है दैट इज आवर 80 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछ लिया जाए कि किसके वेपर्स जल्दी बनेंगे, तो ऑब्वियस है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होएगा उसके वेपर्स जल्दी बनेंगे। तो हमारा जो 80 डिग्री सेल्सियस है उसके वेपर्स बहुत जल्दी बनेंगे। तो यहाँ से जो रिलेशन सामने आया वो ये आया कि टेम्परेचर जिसका जितना ज़्यादा उसके वेपर्स उतनी जल्दी ही बनेंगे। दैट मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। देखो टेम्परेचर जितना ज़्यादा हुआ उतने ज़्यादा वेपर्स बने, और जितने ज़्यादा वेपर्स यहाँ से बनेंगे वापस आएंगे, दैट मीन्स वो वेपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अभी हमें जो पढ़ना है, हमें दो तरह के सॉल्यूशंस का ही वेपर प्रेशर पढ़ना है। फर्स्ट वन इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, दूसरा जो हमें करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड का क्या मतलब है कि इस केस में हमारा जो सोल्यूट है वो भी लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है, हमारा जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है। इस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, दैट मीन्स कि जो सॉलिड है वो हमारा सोल्यूट है और जो लिक्विड है वो हमारा सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे हमें देखने के लिए दो टर्म्स आएंगी। फर्स्ट वन इज वॉलेटाइल एंड नेक्स्ट वन इज नॉन वॉलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जब हम उसको किसी कंटेनर के अंदर लेते हैं और उसको हीट करना शुरू कर देते हैं, जिसके वेपर्स बड़े इजीली बन जाएं, जिसके वेपर्स बन जाएं दैट इज आवर वोलेटाइल, और जिसके वेपर्स ना बने दैट इज आवर नॉन वोलेटाइल। तो वेपर प्रेशर के केस में हमें वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल दो टर्म्स का यूज करेंगे बार बार। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है। जिसके वेपर्स बन जाएं दैट इज आवर वोलेटाइल सॉल्यूशन, और जिसके वेपर्स नहीं बने दैट इज आवर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। अब इस केस में देखो, फर्स्ट केस में जब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, तो कोई भी लिक्विड है भले ही लेट बने लेकिन लिक्विड्स के जो वेपर्स होते हैं वो बन जाते हैं। इसका मतलब जब भी हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड की बात करते हैं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो हमारा सॉल्यूशन है दैट इज आवर वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो क्या हम इसके लिए बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूशन। नेक्स्ट केस में हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसका मतलब जो सॉलिड है, देखो हमने NaCl को एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमने NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया और जब उसको बॉयल करना स्टार्ट करते हैं, वो बॉयल हो भी जाता है, तो उसमें एक है हमारा NaCl और दूसरा है वाटर, ये हमारा है सोल्यूशन। जब हमने इसको बॉयल करना स्टार्ट किया, जो वेपर्स बनते हैं वो वाटर के बनते हैं, NaCl के नहीं बनते। इसका मतलब जो हमारा वाटर है दैट इज आवर वॉलेटाइल और जो NaCl है दैट इज आवर नॉन वॉलेटाइल। तो इस केस में अगर हम बात करें वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो जो सॉलिड है दैट इज आवर
नॉन वॉलेटाइल, और जो लिक्विड है दैट इज आवर वॉलेटाइल। यहाँ पे वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल टर्म्स हमें बार बार देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट करते हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड। इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं दैट इज आवर रोल्ड्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। रोल्ड्स लॉ फॉर आवर वॉलेटाइल सॉल्यूशन। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, ये लिक्विड एंड लिक्विड। तो यहाँ से देखो हमने जो लास्ट टाइम किया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में हेनरीज लॉ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। हेनरी लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हेनरी लॉ बोलता है कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। लेट कीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, अगेन हमने कोई कंटेनर लिया है, क्योंकि वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हमें ये कंटेनर क्लोज्ड दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट ए और बी है। ए जो है दैट इज आवर सॉल्वेंट, बी जो है दैट इज आवर सॉल्यूट। हमने यहाँ पे लिक्विड एंड लिक्विड के केस में देखा था कि जो हमारा सोल्यूट है वो भी वॉलेटाइल है, जो सॉल्वेंट है वो भी वॉलेटाइल है। इसका मतलब दोनों के वेपर्स बनेंगे। अब देखो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि वेपर प्रेशर, देखो वेपर प्रेशर जो बनेगा वो ए का भी बनेगा, वो बी का भी बनेगा, वो ए कंपोनेंट का भी बनेगा, वो बी कंपोनेंट का भी बनेगा। तो हम जो प्रेशर की बात करेंगे वो ए की भी करेंगे और बी की भी करेंगे। तो हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ प्रेशर ऑफ ए दैट इज आवर सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट का प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दैट मीन्स सॉल्वेंट। दूसरा, अगर हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स की बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो यहाँ पे हमें ये दो टर्म मिली हैं, ये वाले। देखो अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज आवर पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए एक्स ए। हेयर पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ बी एक्स बी। यहाँ पे ये पी नॉट ऑफ ए एंड पी नॉट ऑफ बी है क्या, देखिए अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, फर्स्ट इक्वेशन की, दैट इज आवर पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए एक्स ए। यहाँ पे हमें साफ साफ ऐसे दिख तो रहा है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हटाने के लिए ही हमने पी नॉट ऑफ ए दिया है। पी नॉट ऑफ ए का मतलब है कि वो वाला प्रेशर, सॉल्वेंट का वो वाला प्रेशर जो हमने प्योर स्टेट में अप्लाई कराया है। इसका मतलब क्या है, प्योर स्टेट कौन सी है, मान लीजिए हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसमें है हमारा ए और बी। हम ए के लिए दैट इज पी नॉट ऑफ ए, हम प्योर प्रेशर ए का सॉल्वेंट का कब बोलेंगे, जब तक हमारे कंटेनर के अंदर खाली ए है, बी नहीं है। दैट मीन्स जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो केवल ए की वजह से होएगा, बी का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। इसका मतलब पी नॉट ऑफ ए यानी प्योर स्टेट में ये प्रेशर है सॉल्वेंट का, इसका मतलब यहाँ पे खाली हमारे पास ए ही है। अगर हम बात करें पी नॉट ऑफ बी की, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन हम तैयार कर रहे हैं उसमें ए नहीं है, खाली बी है, और खाली बी होने की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो केवल बी का हो रहा है, और ये प्योर स्टेट में है बी का प्रेशर, दैट इज आवर पी नॉट ऑफ बी। तो ये है हमारा पी नॉट ऑफ ए और पी नॉट ऑफ बी। देख सकते हैं कि जो हमारा पी नॉट ऑफ ए है और पी नॉट ऑफ बी है दैट इज आवर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट मतलब जब हम वेपर पी नॉट ऑफ ए की बात करें दैट मीन्स उसमें बी नहीं है, और बी की अगर बात करें दैट मीन्स अब तक उसमें ए नहीं है, दैट इज आवर पी नॉट ऑफ ए एंड पी नॉट ऑफ बी। नेक्स्ट जो हम करते हैं अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि
अब हमने देखना है कि जो सॉल्यूशन होता है हमारा सॉल्यूशन वो किसके इक्वल होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करें तो वो किस किस का सम होएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होएगा। क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ, P ऑफ A प्लस P ऑफ B, दैट इज PS, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B। और लास्ट में हमने डराइव किया था कि जो हमारा P है वो किसके इक्वल था, PA इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ A x A, और जो PB था दैट इज आवर P नॉट ऑफ B x B। तो हम इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दें, PS विल बी इक्वल्स टू P नॉट ऑफ A x A प्लस P नॉट ऑफ B x B। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर, दैट इज आवर P नॉट ऑफ A x A प्लस P नॉट ऑफ B x B। अगर इस टॉपिक के ऊपर हमारे न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो हम न्यूमेरिकल ट्रिक करेंगे। न्यूमेरिकल ट्रिक देखो, न्यूमेरिकल्स में हमसे दो चीजें पूछी जाती हैं, या तो हमसे पूछेंगे कंपोजिशन, सॉल्यूशन की कंपोजिशन क्या है, तो आपको XA और XB निकालना होगा। अगर पूछा जाए आपसे कंपोजिशन तो आप निकालोगे, कंपोजिशन पूछा जाए तो आप लोग निकालोगे क्या, XA और XB। देखो पूछा दोनों केस में हमसे कंपोजिशन ही जाएगा, या तो हमसे पूछेंगे कंपोजिशन इन सॉल्यूशन फेज। अगर XA XB हमसे सॉल्यूशन फेज में पूछा जाए तो हम लगाते हैं XA और XB वाला फॉर्मूला जो हम पीछे कर चुके हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए सेकंड केस, अगर हमसे पूछा जाए कंपोजिशन वेपर फेज, तो उसके लिए हम YA और YB का यूज करते हैं। अगर वेपर फेज में पूछा जाए तो YA YB, अगर हमसे सॉल्यूशन फेज में पूछा जाए तो हम XA और XB इस तरह से निकालेंगे। तो अगर वेपर फेज की बात होती है, वेपर फेज में हम YA किसके इक्वल लेके चलते हैं, P ऑफ A अपॉन में। देखो अगर हमसे सोलवेंट के प्रेशर के बारे में बात की जाए तो हम सोलवेंट का प्रेशर अपॉन में पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर, ठीक है। अगर हमसे सोल्यूट के बारे में पूछा जाए, सोल्यूट की कंपोजिशन के, तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्रेशर ऑफ सोल्यूट अपॉन में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरी बात, हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि या हमसे सॉल्यूशन में पूछे या हमसे वेपर फेज में पूछे। अगर सॉल्यूशन के केस में पूछते हैं तो हमें एक बात और याद रखनी है कि जो हमारा XA और XB है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट शुड बी इक्वल टू 1। और ऐसे ही अगर हमसे वेपर फेज में पूछे तो YA प्लस YB शुड बी इक्वल्स टू 1। तो टोटल जो ये फ्रैक्शन आती है ये हमारी 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ इस टॉपिक पे कई बार एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, द वेपर प्रेशर ऑफ 2 प्योर लिक्विड्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्योर लिक्विड्स की बात की गई है, दैट मीन्स कि P नॉट ऑफ A और P नॉट ऑफ B की बात की है यहाँ पे। द वेपर प्रेशर ऑफ 2 प्योर लिक्विड्स A एंड B आर 450 एंड 700 mm of Hg रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स A के लिए हमारा 450 है और B के लिए हमारा 700 mm of Hg है एट 350 Kelvin। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm of Hg। देखो टोटल की बात की है, दैट मीन्स ये है हमारा PS। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। हमें यहाँ पे वेपर फेज में भी पूछा गया है, तो हमें देखो हमने पीछे देखा था कि अगर हमें वेपर फेज में पूछा जाए तो हमें YA और YB निकालना होता है। अब देखते हैं हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है। गिवन जो है दैट इज आवर P नॉट ऑफ A, दैट इज 450 mm of Hg, और P नॉट ऑफ B जो गिवन है दैट इज आवर 700 mm of Hg, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म और गिवन थी, दैट इज आवर PS, द टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm of Hg, यानी PS इज इक्वल्स टू 600 mm of Hg। यहाँ पे हमें निकालना क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज XA एंड XB जो कि हमें सॉल्यूशन फेज में पूछा गया है, और दूसरा हमें निकालना है YA एंड YB, ये हमारा वेपर फेज में है। तो हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ
अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। देखो हमने अभी अभी रोल्स लॉ के लिए एक फॉर्मूला डराइव किया था, दैट इज पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी एक्स बी। यहाँ पे हमें पी एस भी गिवन है, दिस वन, हमें यहाँ पे पी नॉट ऑफ ए गिवन है, हमें यहाँ पे पी नॉट ऑफ बी गिवन है। जो गिवन नहीं है, एक तो है हमारे पास एक्स ए और दूसरा है एक्स बी। अगर हम यहाँ से देखो, हमें वो इक्वेशन याद होगी दैट एक्स ए प्लस एक्स बी शुड बी इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकाल लूँ इसकी, तो क्या आएगा, एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसके अलावा अगर हम यहाँ से एक्स बी की भी वैल्यू निकालना चाहें तो इसको डिस्कार्ड करके हम एक्स बी की भी निकाल सकते हैं। यानी जो हमें सुटेबल है, एक्स ए हो या एक्स बी हो, किसी एक की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एक्स बी की निकाल लूँ, वो क्या होगी, 1 माइनस एक्स ए। या तो हम एक्स ए की जगह, इसकी जगह 1 माइनस एक्स बी पुट कर दें, या हम क्या करें, एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए पुट कर दें। तो हम एक्स बी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होएगा हमारे पास, that is Ps is equals to P naught of A x A plus P naught of B 1 minus x A। जो अब इस इक्वेशन में अननोन टर्म है दैट इज आवर एक्स ए, क्योंकि हमें Ps भी गिवन है, P naught of A भी गिवन है और P naught of B भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से Ps जो हमें गिवन है दैट इज 600 इज इक्वल्स टू P naught of A दैट इज 450 एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी क्या गिवन है हमें, 700 1 माइनस एक्स ए। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 600 इज इक्वल्स टू 450 एक्स ए प्लस 700 माइनस 700 एक्स ए। यहाँ पे जो हमारे पास आएगा दैट इज 250 एक्स ए इज इक्वल्स टू 700, 600 को इस तरफ ले आए दैट इज आवर 100। तो एक्स ए किसके इक्वल होएगा, 100 अपॉन 250 दैट इज आवर 0.4। ये हुई हमारी एक्स ए की वैल्यू। अगर अब इस एक्स ए की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें तो एक्स बी की यहाँ से निकल जाएगी, इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1। तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद जो हमारी एक्स बी की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 1 माइनस एक्स ए, और एक्स ए कितना है 0.4 दैट इज आवर 0.6। तो यहाँ पे जो हमारा निकल के आया है, एक्स ए आया है 0.4 और एक्स बी आया है दैट इज आवर 0.6। अब हमें निकालनी है यहाँ पे वाई ए एंड वाई बी। वाई ए और वाई बी हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कि जो हमारे पास पी नॉट ऑफ ए आया है, पी नॉट ऑफ ए जो गिवन था दैट इज आवर 450, और जो हमारे पास एक्स ए आया है दैट इज आवर 0.4। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारा पी नॉट ऑफ बी कितना था 700 और एक्स बी कितना आया है दैट इज 0.6। और हमें एक चीज़ और याद होगी कि जो हमारे पास प्रेशर आता था, प्योर स्टेट में नहीं, हम टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दैट इज पी नॉट ऑफ ए एक्स ए, और जो सोल्यूट के लिए आया था पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ बी एक्स बी। तो यहाँ पे हम यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूट। तो अगर हम इस टर्म में पी ए निकालना चाहें तो क्या आएगा, पी नॉट ऑफ ए ये है, एक्स ए ये है, तो 450 इंटू 0.4, और यहाँ से पी बी निकालें तो वो कितना आएगा 700 इंटू 0.6। तो ये पी ए जो आया दैट इज आवर 180, और जो यहाँ से पी बी आएगा दैट इज आवर 420, यही आएगा। तो ये जो हमारा पी ए आया दैट इज 180 और जो पी बी आया दैट इज 420। और एक चीज़ हमें ये भी पता थी कि हमारा जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर है दैट इज सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस प्रेशर ऑफ सोल्यूट।
तो यहाँ से हम पी एस के लिए चेक कर सकते हैं। देखो वैसे तो हमारा पी एस गिवन था, लेकिन हमने पी ए निकाल लिया, पी बी निकाल लिया। अगर पी ए प्लस पी बी हमारा 700 आ जाता है, सॉरी, तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि अगर हमारा टोटल प्रेशर सोलवेंट और सोल्यूट का जो हमारा आया है पी ए और पी बी, इनका सम करने के बाद अगर ये हमारा आ जाता है 600 जो कि हमें गिवन था, इसका मतलब जो अब तक हम अपना न्यूमेरिकल करते आए हैं इसका मतलब वो सही है। देखो चेक करते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी ऑफ ए दैट इज 120 प्लस पी बी कितना है 420। तो क्या ये 600 के इक्वल नहीं है? और अगर 600 के इक्वल है दैट मीन्स हमारा अब तक की क्वेश्चनिंग ठीक है। अब हम निकालेंगे कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो हम निकालते हैं नाउ कंपोजिशन इन वेपर फेज। वेपर फेज में कंपोजिशन निकालने से क्या मतलब है कि हमें यहाँ पे वाई ए निकालना है और वाई बी निकालना है। और वाई ए और वाई बी का फॉर्मूला क्या था? वाई ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए अपॉन में पी ए प्लस पी बी, और वाई बी क्या था हमारा? पी ऑफ बी अपॉन में पी ए प्लस पी बी। ठीक है, वाई ए निकाले तो पी ए कितना आया है 180 अपॉन में पी ए प्लस पी बी, हम डायरेक्ट कर दे पी ए प्लस पी बी दैट इज 600। तो ये किसके इक्वल होएगा? 0.3 के। या तो हम यहाँ से डायरेक्ट वाई बी भी निकाल सकते हैं। वाई बी के लिए हम यहाँ पे पी बी की वैल्यू लिखेंगे और अपॉन में करेंगे 600, या हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। हमने देखा था कि हमारा जो वाई ए प्लस वाई बी है वो किसके इक्वल होना चाहिए था? 1 के। अब यहाँ से हमारा वाई ए निकल गया है, तो वाई ए अगर निकल गया तो वाई बी निकाल सकते हैं 1 माइनस वाई ए। तो वाई बी किसके इक्वल होएगा? 1 माइनस 0.3 दैट इज आवर 0.7। और इसको चेक करने के लिए हम दोबारा से इसको डिवाइड करके देखें क्या हमने जो वाई बी निकाला है वो ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दें, ये भी हमारे पास 0.7 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वाई बी निकालने के दो तरीके हैं, एक तो ये वाला तरीका और दूसरा जो है हमारा ये वाला तरीका। तो वाई बी हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। यहाँ से आया है हमारा वाई ए, ये आया है हमारा वाई बी, और ये था जो हमारा ये था टोटल प्रेशर।